वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी आरओ की सीरीज चल रही है। 14 टेस्ट इसके कंप्लीट हो गए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट उसका बना रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर पहुँच सकते हो 14 पर। यह है टेस्ट नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो जीएस के प्रश्नों पर हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में जो है 140 प्रश्न आते हैं जीएस के और 60 प्रश्न आते हैं हिंदी के। ठीक है, और दोनों के दोनों को जोड़कर जो है वो मेरिट बनती है और 1/3 की माइनस मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की होती है। इसमें मुख्य परीक्षा जो है वो 400 अंकों की होती है। ठीक है, उस 400 में से कम आधा जो है गोले भरने वाला है देखा जाए तो, और आधा ही जो है डिस्क्रिप्टिव है लिखने के लिए। ठीक है, कम से कम उन 400 में से 180 नंबर जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और बाकी 220 नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट नंबर 15 का पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। प्रश्न पूछने के कई तरीके हो सकते हैं एक टॉपिक से। इसका उत्तर क्या है? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महेपाल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र। तो प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था और दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर क्या किया समुद्रगुप्त ने? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपा करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर है प्रवरसेन प्रथम। देखिए, बाकटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया और इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए और इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी और प्रवरसेन द्वितीय ने जो है सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप आरओ की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किसका है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। देवगुप्त उसी का नाम है जिसका नाम विक्रमादित्य है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का है, चंद्रगुप्त सेकंड। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। उनके अन्य नाम और भी मिलते हैं, देवराज और देवर्षि भी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को पराजित किया था? प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हूणों को किसने पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। और किस अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में तहसील है, उसका नाम है सैदपुर। इसमें जो है भीतरी नामक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हूणों का पहला आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें स्कंदगुप्त से पराजित हुए थे हूण। तीसरी शताब्दी में वारंगल निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध था? तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किस लिए? लोहे के यंत्रों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरी शताब्दी में वारंगल जो है लोहे के यंत्रों हेतु जो है प्रसिद्ध था और वर्तमान में वारंगल की स्थिति देखी जाए तो कहाँ पर है? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित भूमि, कृषि भूमि जो है प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। जरा सोच कर देखिए, कर रहित कृषि योग्य भूमि किसको प्रदान की जा सकती होगी? ब्राह्मणों को। तो गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी
और इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था और इस प्रकार के भूमि दान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश ने, पाल वंश ने, राष्ट्रकूट ने, प्रतिहार ने? गुप्त शासकों ने, ठीक है, गुप्त वंश ने। तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव जो है दान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 8वां भाग, आधा भाग, उपज का 8वां भाग, उपज का 6ठा भाग है, 8वां यहाँ है, उपज का 4था भाग, कितना? देखिए, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। तो गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का 6ठा भाग जो है वो राजा को टैक्स यानी कर के रूप में देना होता था। लोकायत दर्शन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी प्रश्न बने लोकायत से, यूपी पीसीएस में भी बने, ठीक है, समीक्षा अधिकारी में भी बने हैं। लोकायत दर्शन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? जैन, बौद्ध, चार्वाक, शाक्य? देखिए, लोकायत दर्शन भौतिकतावाद में विश्वास करता है, ठीक है, चार्वाक दर्शन को कहा जाता है। तो चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह भौतिकतावादी दर्शन है जो भौतिक और सांसारिक सुख को जो है अधिक महत्व देता है। ये प्रवर्तक जो है मैच करने के लिए पूछ लेते हैं, कभी कभी सीधा स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेता है, जैसे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? गौतम है, ठीक है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तन जो है गौतम ऋषि ने किया था, यानी प्रवर्तक हो गए गौतम ऋषि इसके। और न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तर्क या निर्णय। और न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो गौतम का न्याय सूत्र है। सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा फ्री वाले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ग्यारहवां प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गया था बताइए? कन्नौज में। तो सम्राट हर्ष ने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में स्थानांतरित की थी। 12वां प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? कहाँ जन्मे थे ये? आंध्र प्रदेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, केरल में जन्मे थे। तो शंकराचार्य का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल के गांव कलांडी में हुआ था और वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रह, हिंदी और इंग्लिश में बोलते हैं इसको, एस्टेरॉयड के अध्ययन के लिए जो है लूसी मिशन नामक अपना पहला मिशन लॉन्च किया और इस अंतरिक्ष यान को 16 अक्टूबर 2021 को केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से जो है वो लॉन्च किया गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है, 16 अक्टूबर 2021 को केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया। सही है, बिल्कुल। नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रह के अध्ययन के लिए जो है लूसी मिशन नामक अपना पहला मिशन लॉन्च किया, ये भी सही है। लूसी मिशन नासा का ही मिशन है, तो सी होगा इसका आंसर। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुपिटर, ठीक है, जुपिटर प्लैनेट, जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉयड, ठीक है, क्षुद्रग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपना पहला मिशन लॉन्च किया। इस अंतरिक्ष यान को 16 अक्टूबर 2021 को
फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से जो है लॉन्च किया गया। 2 बार है स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 14, एक जल विद्युत परियोजना है प्यासी जल विद्युत परियोजना। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? प्यासी जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य की है? ये है उत्तराखंड की। तो 4 दिसंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने 120 मेगावाट वाली प्यासी जल विद्युत परियोजना का दून उत्तराखंड में लोकार्पण किया। यमुना नदी पर बनी इस परियोजना पर बिजली उत्पादन शुरू होने से जो है उत्तराखंड की जल विद्युत क्षमता में 120 मेगावाट की वृद्धि होगी। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? एक प्रश्न तो यह पूछा जाता है। एक प्रश्न यहाँ पर है कि सुशासन दिवस को पहली बार कब जारी किया गया था? हाँ, सुशासन सूचकांक को पहली बार कब जारी किया गया था? तो कब जारी किया गया था? वर्ष 2019 में जारी किया गया था। देखिए, सुशासन सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में जारी किया गया और 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है ये। और एक चीज़ और याद रखिएगा, हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? सुशासन दिवस। नंबर 16 पर आ जाइए। गोवर्धन योजना की घोषणा निम्नलिखित में से किस बजट में की गई थी? 18-19 के बजट में, 19-20 के बजट में, 17-18 के बजट में, या इनमें से कोई नहीं, यानी 20-21 के बजट में। 17-18 के बजट से तो बात की है ये, तो कौन से बजट की है? 18-19 के बजट की। तो गोबर का है एक फुल फॉर्म भी है यहाँ पर, पूर्ण रूप है गोबर का गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। गोवर्धन योजना की घोषणा जो है बजट 2018-19 में की गई। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित करके उससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना है, ऊर्जा जो है वो उत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभी हाल ही में अप्रैल में आंध्र प्रदेश में कितने नए जिलों को बढ़ाया गया है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है, 13 नए जिलों को बढ़ाया गया है। तो डी है इसका आंसर। देखिए, 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया और नए जिलों के उद्घाटन के पश्चात आंध्र प्रदेश में अब जो जिलों की कुल संख्या हो गई है वो 13 से बढ़कर 26 हो गई है। ठीक है, कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हैं? 26। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से देश की पहली कागज रहित विधानसभा कौन बनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली ऑफ द कंट्री? नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। तो 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से कहाँ रखी थी? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे इन दिसंबर 2021? इसका उत्तर है क्या? शाहजहांपुर, ऑप्शन नंबर ए। तो 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी और यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। और यह एक्सप्रेसवे जाएगा मेरठ से लेकर प्रयागराज जिले तक, और उसमें भी मेरठ जिले के बिजौली गांव से प्रारंभ होकर मेरठ जिले के जुडापुर दांडू गांव पर समाप्त होगा ये। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? प्रश्न पूछने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। बताइए, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल द गंगा एक्सप्रेसवे पास थ्रू? कितने? 12, 13, 14, 15? 15 नहीं है, 14 नहीं है, 12 या 13? 12। तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो 12 जिले? मेरठ,
हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ठीक है, लखनऊ इसमें नहीं है, इसमें कानपुर भी नहीं है। अधिकतर उन्हीं 2 जिलों को रखकर जो है एलिमिनेट कराया जाएगा अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा तो। ठीक है, प्रयागराज इसमें है, ना लखनऊ है ना कानपुर है, इसमें याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। देखिए, फुल सीरीज़ प्राप्त करने के लिए ROARO की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है या ये जो नंबर है 9560112583, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन और सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा।